नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन लाए हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें जो है 66 से 69 तक क्वेश्चन जो दिया गया है, उसमें जो है कह रहा है कि रेखांकित शब्दों के पद परिचय के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, 66 से क्वेश्चन चालू है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन और पुल्लिंग है। ऑप्शन बी में है जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग है, या सी व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग या जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। तो यहाँ पे पुस्तक के बारे में कह रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, यानी कि 66 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसका जो भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो इस पांचों का जो है परिभाषा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, ताजमहल, दिल्ली, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय से पूरे जाति का होता है। आदमी, आदमी से पूरे आदमी के संपूर्ण आदमी का बोध होता है। औरत से औरत जाति का बोध होता है। तो जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसका चतुराई, मिठास, लिखावट, मित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा का इसमें भाववाचक संज्ञा में ये होता है अगर किसी भी शब्द में आई, वट, हट, पा अगर लगा देंगे तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम समूहवाचक संज्ञा की। तो समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, मेला, भीड़, इससे क्या प्रतीत होता है? भीड़ का। तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस वस्तुओं को नापा और तोला जा सके उसके नामों को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ पे 66 का बी हो जाएगा पुस्तक, जातिवाचक एक वचन और स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि उसने ऊंचा महल देखा। तो ये ऊंचा क्या है? विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, या विशेषण है, परिमाणवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो ऊंचा क्या है? विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम गुणवाचक विशेषण की बात करें, इसमें जो है संज्ञा के गुण, रंग, दशा, काल, स्थान और आकार का ज्ञान कराता है। जैसे मीठा, ऊंचा, लंबा, ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कौन आया, यह कौन सा है? ऑप्शन ए है सर्वनाम प्रश्नवाचक पुल्लिंग एक वचन। ऑप्शन नंबर बी में है सर्वनाम पुरुषवाचक पुल्लिंग या एक वचन, या सी में है सर्वनाम निजवाचक स्त्रीलिंग एक वचन, डी है सर्वनाम संबंधवाचक पुल्लिंग एक वचन। तो कौन आया? तो यह सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो यहाँ पे हम सर्वनाम की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम सर्वनाम की बात करेंगे, सर्वनाम,
तो सर्वनाम का विशेषता होता है कि जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होता है। सर्वनाम के 6 भेद कौन सब है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें अगर हम पहला पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। प्रथम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले करता है वह उत्तम पुरुष हुआ, जैसे मैं, हम, मेरा। मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वाले या सुनने वाले के लिए होता है वो मध्यम पुरुष होता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए हो, जिनके विषय में बात की जा रही हो या जो उपस्थित न हो, वो अन्य पुरुष हुआ, जैसे वह, वे, उसको। उसके बाद अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, आप, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे तो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हम संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा के संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जोन, सो, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देते क्वेश्चन। कौन आया, यह कौन सा है? यह सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग और एक वचन है। तो इसका जो है प्रश्नवाचक में क्या आता है? कौन, क्या, किसका, ये सब प्रश्नवाचक में आता है। अगला क्वेश्चन है कि मैं अवश्य पहुंचूंगा। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिया विशेषण रीतिवाचक, पहुंचूंगा का विशेषण या क्रिया विशेषण स्थानवाचक, या पहुंचूंगा का विशेषण या क्रिया विशेषण कालवाचक, पहुंचूंगा का विशेषण या क्रिया विशेषण परिमाणवाचक, पहुंचूंगा का विशेषण। तो 69 का ऑप्शन नंबर अगर हम ए की बात करें तो ये अवश्य जो है क्रिया विशेषण है, ये रीतिवाचक है, पहुंचूंगा का विशेषण है। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम क्रिया विशेषण की विशेषता की बात करें तो क्रिया विशेषण के जो है 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा होता है जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। एक होता है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। 2 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और 5वां है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा की बात करें तो कालवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया के काल का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, सर्वदा, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो जिस शब्द में क्रिया के रीति का भाव का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे अचानक, अवश्य, मत, ये सब क्या है? ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगर हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो जिस शब्द से क्रिया का परिमाण जान पड़े उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, कम, अधिक, कुछ, तनिक, ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगर हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो जिस क्रिया विशेषण से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे 69 का जो है एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं हम। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य मिश्रित होकर आए उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 70 का ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अगर हम वाक्य की परिभाषा की बात करें तो वाक्य होता है कि शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए। जैसे कि संजय पुस्तक पढ़ता है, तो ये वाक्य पूरा समझ में आ जाता है। तो जिस शब्दों को उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका अर्थ पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अगर हम सरल वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम जाता है, तो यहाँ पे जाना एक क्रिया हुआ, ये क्या हो जाता है? सरल वाक्य हो जाता है। अगर हम मिश्र वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा उसका कोई अंश वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा आदमी है जिसे श्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना है, ये क्या है? मिश्र वाक्य हो गया। और संयुक्त वाक्य यानी कि जिसमें सरल और मिश्र वाक्यों का मेल का संयोजक अव्यय द्वारा होता है। यानी कि सरल और मिक्स वाक्य का जो है मेल जो होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाकर सोया कि पेट में दर्द आरंभ हो गया और दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बेहोश हो गया। तो ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य जिसमें एक वाक्य हो, मिश्र वाक्य जिसमें सरल वाक्य के अलावा कोई वाक्य हो, और संयुक्त वाक्य जिसमें मिश्र और सरल वाक्य का मिश्र हो। तो ये यहाँ पे वाक्य विचार में ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य विचार जो अंग के दृष्टि से 2 भेद होते हैं वो उद्देश्य और विधेय होता है। जैसे उद्देश्य उसे कहते हैं कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे लड़की पढ़ती है, इसमें उद्देश्य क्या है? लड़की है। अब विधेय होता है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी कि ऊपर में जो है विधेय पढ़ना किसके विषय में कह रहा है? लड़की के विषय में। और रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ के दृष्टि से वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, संदेहबोधक, इच्छाबोधक और संकेतवाचक। इसका वीडियो में अलग में बना के आप लोगों को बताऊंगा कि वाक्य विचार के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में एक भाग अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध वाला वाक्य पसंद चुनना है। क्वेश्चन नंबर 71 में है कुत्ता ए, बिल्ली से बी, भागा सी और रहा है डी। इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? तो 71 का ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें तो भागा ये गलत है, क्योंकि कुत्ता बिल्ली को भगा रहा है तो बिल्ली से जो है के स्थान पर बिल्ली को होगा। बिल्ली से स्थान पर बिल्ली यहाँ पे को होगा। कुत्ता बिल्ली को भगा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी जो है गलत है। अगर हम 72 की बात करें, चॉकलेट आइसक्रीम ए हुआ, बच्चे से बी, बहुत सी पसंद है डी। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो 72 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि बच्चे में की जगह पर जो है बच्चे को हो जाएगा, में की जगह पर यहाँ पर को होगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि तुमने तुम्हारा पेंसिल कहाँ रखी है।
इनमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इसका जो है गलत है। यहाँ पे तुमने तुम्हारा की जगह पर जो है अपनी हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा की जगह क्या होगा? अपनी होगा। अपनी क्या है? सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि बच्चे को हमेशा बताया जाता है कि बरामदे डैश न दौड़े। बरामदे से या के लिए या में या के। तो 74 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बरामदे में न दौड़े। 74 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्या आपके माता पिता ने यात्रा के लिए अनुमति डैश दे दी है, दे दिया है, दे सकी है या दे दिए हैं? तो यहाँ पे 75 का ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, दे दी है। क्या आपके माता पिता ने यात्रा के लिए अनुमति दे दी है? क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो कह रहा है कि बस ने उस महिला को गिरा दिया डैश रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है, जिसने, जिसे, जहाँ या जो। तो 76 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि यहाँ पे दिया है कि 1 2 3 4 क्रम दिया है, अनुच्छेद बनाने के लिए सही क्रम चुने। इसका स्वाद अच्छा है पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्कूलों की कैंटीन में इस पर प्रतिबंध है। फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों को इसे नहीं खाना चाहिए। सही क्रम इसका क्या होगा? अगर 77 का ऑप्शन नंबर डी देखें तो पहले क्या होगा? पहले फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद इसका स्वाद अच्छा होता है पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद होगा स्कूलों की कैंटीन में इस पर प्रतिबंध है। अंतिम होगा बच्चों को इसे नहीं खाना चाहिए। यानी कि पहला जो है 3 होगा, उसके बाद जो है 1 नंबर होगा, उसके बाद 2 नंबर होगा, उसके बाद 4 नंबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दूसरा है कि वह बड़ी दुकान थी, मैं कुछ खाने की चीज़ें खरीदना चाहता था, मैंने उसे खरीदने के लिए 500 खर्च किए, मैं एक फॉर्चून की दुकान पर गया। तो इसका सही क्रम क्या होगा? इसका अगर ऑप्शन नंबर हम डी की बात करें तो पहले 2 नंबर होगा कि मैं कुछ खाने की चीज़ें खरीदना चाहता था, उसके बाद जो है मैं एक फॉर्चून की दुकान पर गया, फिर वह बड़ी दुकान थी और मैंने चीज़ें खरीदने के लिए 500 खर्च की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए और संलग्न पुस्तिका में दर्शाइए। यानी मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा? मेरे दादी मेरे घर आई अपने मित्र के विवाह में शामिल होने, क्योंकि मुझे सैंडविच पसंद है, कुछ दूध खरीदना है। ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो 69 अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें ये सही होगा, मैं मुंबई जा रहा हूँ अपने मित्र के विवाह में शामिल होने। क्वेश्चन नंबर 80 है कि दर्शकों ने जोरों से हर्ष व्यक्त किया जब छत गिर गई, भारत मैच जीत गया, पिताजी घर आए, रेंकड़ी वाला खाने की चीज़ें बेच रहा था। तो 80 का ऑप्शन नंबर हम बी की बात करें तो ये सही होगा, भारत मैच जीत गया। इन दर्शकों ने जोर से हर्ष व्यक्त किया जब भारत ने मैच जीत गया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।